हेलो हेलो हेलो। तो स्टार्ट करने वाले हम ADHD चैप्टर 1। ठीक है, एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ टैब का। तो ADHD में जो है बेसिकली मेजरली क्योंकि चीज़ें असाइनमेंट से ही आने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो असाइनमेंट में दो पार्ट्स हैं। पहली बात तो थ्योरी का है, एक जो एक्सपेरिमेंट्स वाला है वो है। तो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम लोग फटाफट कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थ्योरी में अभी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। यानी कि हम लोग जो है डिजिटल सिस्टम्स जब डिज़ाइन कर रहे हैं, डिजिटल सिस्टम यानी कि डिजिटल सर्किट, कंप्यूटर को चलाने वाले जो सर्किट होते हैं उनके जो डिज़ाइन में जो बेसिकली जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं उसको हम। तो इसमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर अब हम एक एक करके कवर करेंगे। असाइनमेंट वाइज चलेंगे, असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन में जो भी रिलेवेंट थ्योरी है वो मैं करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो भी कोड वगैरह इस्तेमाल हुआ उसको हम लोग बाद में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर रहे होंगे। इसके आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें बेसिकली इस असाइनमेंट नंबर 1 में जो है टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। उसमें से हम लोग पहले पहले 8 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 वो एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, एंड देन फर्दर ऑन ऐसे हम करके पूरा 25 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है बेसिक्स ऑफ सिग्नल थियरी। ठीक है, यानी कि सिग्नल एक्चुअली में ट्रैवल कैसे करता है, उसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब क्या क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले मान मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव है। ठीक है, बेसिकली जितना भी सारे वेव्स हैं हमारे पास, मैं ये यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। बेसिकली जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो दो तरह के सिग्नल्स में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये सिग्नल जो है वो क्या हो सकता है, एक सिग्नल हो सकता है कि एनालॉग वेव हो, या फिर हो सकता है हमारा सिग्नल डिजिटल वेव हो। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, लेकिन ये एनालॉग वेव है, ये हमारा डिजिटल वेव है। अब ये जो वेव है वो किसी फॉर्मेट में, साउंड फॉर्मेट में जा सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जा सकता है, किसी भी तरह से जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जनरली वेव्स में ट्रैवल करती है। अब वेव्स में जो ट्रैवल करता है जनरली हमारे वर्ल्ड में, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसमें जो वेव जनरेट हो रही है वो एनालॉग वेव है। ठीक है, कंटिन्यूस वेव है। लेकिन जब कंप्यूटर इस वेव को लेगा तो कंप्यूटर जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है एनालॉग वाली, और ना ही उस एनालॉग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इन्फॉर्मेशन यानी कि जीरोस एंड वंस पे ही बात करता है। इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है, उस एनालॉग इन्फॉर्मेशन को लेता है, एनालॉग वेव को लेता है, उसको डिजिटल वेव में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में उसको स्टोर करता है। और जब मैं उसको वापस निकलवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये लेक्चर का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब अगर जो है मैं बाद में इस रिकॉर्ड को प्ले करूँगा तो होगा ये कि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो वापस जो है एनालॉग में कन्वर्ट होगी और मुझे वापस सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर अगर एक दूसरे में बात कर रहे हैं तो हमेशा डिजिटल वेव में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एनालॉग वेव हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट की बात है डिजिटल वेव, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था कि एनालॉग वेव जो है कंटिन्यूस वेव होता है, डिजिटल जो है डिस्क्रीट वेव होता है, सिंपल। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो इस टाइप का आएगा। देखो, सबसे पहले होगा ये कि हमको जो है दिया जाएगा एक, मान लो एक ऐसा वेव। ठीक है, तो पहला टाइप 1 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें होगा ये कि तुमको एक वेव फॉर्म दिया होगा। ये जो वेव का डिज़ाइन इधर मैंने बना रखा है इसको वेव फॉर्म बोलते हैं। तो मेरे को एक वेव फॉर्म दिया होगा और उसके बारे में कुछ मुझे डिटेल्स पूछी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा एक वेव है। इस वेव का जो स्टार्टिंग है वो t=0 से हो रहा है, ये t वाला एक्सेस है। ठीक है, तो t=0 पे वेव स्टार्ट होता है, 0 से 1 पर लेकर के वेव हाई रहता है, फिर फॉल करता है, और 10 सेकंड तक जो है 1 से लेकर के सेकंड नंबर 10 तक जो है 0 पे ही रहता है। उसके बाद 10 पे वापस ऊपर उठता है, 10 से 11 तक ऊपर ही रहता है, 11 पे वापस नीचे आ जाता है। ठीक, अब ऐसा तुम्हें एक वेव फॉर्म मैंने दे दिया मान लो, और मैंने पूछा कि इस वेव की पल्स विड्थ बताओ। ठीक है, पल्स विड्थ अगर मुझे कोई पूछ ले कि इस वेव का मुझे पल्स विड्थ बताओ तो मैं कैसे बताऊंगा। पल्स विड्थ का मतलब होता है ड्यूरेशन फ्रॉम विच द फॉर विच सिग्नल रिमेन्स हाई। अगर मुझे कोई पूछे कि किसी भी वेव का पल्स विड्थ बताओ तो मुझे बताना पड़ेगा वो ड्यूरेशन जितने के अंदर हमारा जो पल्स है वो हाई रह रहा है, यानी कि 1 पे रह रहा है। सिंपल सा मतलब अगर कोई पूछे तो बेसिकली राइजिंग एज से फॉलिंग एज तक का जो टाइम पीरियड है, राइजिंग एज से फॉलिंग एज तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम पल्स विड्थ बोलते हैं।
राइजिंग एज का मतलब है कि मान लो अभी मेरा वेव जीरो पे था, ठीक है, मेरा वेव जीरो था, मैंने क्या किया, जीरो से इसको हाई पे लेके गया, तो इसको बोलेंगे हम एक राइजिंग एज। अब वन पे था और वन से वापस जीरो पे आया है, तो इसको हम बोलेंगे फॉलिंग एज। जीरो पे था, वन पे जाएगा, गया है, तो ये हो गया राइजिंग एज। वन पे था, जीरो पे आ गया है, तो अब ये हो गया फॉलिंग एज। तो बेसिकली पल्स विद अगर कोई मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि किसी भी राइजिंग एज और उसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट फॉलिंग एज के बीच का जो गैप है उसको मैं पल्स विद बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो कोई भी अगर मैं राइजिंग एज पकड़ लूँ, जैसे मैंने ये वाला राइजिंग एज पकड़ लिया, तो इसके इमीडिएटली नेक्स्ट जो फॉलिंग एज है, अगर उसके बीच का मैं गैप निकाल लूँ, उसका बीच का गैप क्या है, जीरो से वन, जीरो से वन के बीच का गैप है 1 सेकेंड, तो पल्स विथ है इस केस में हमारा 1 सेकेंड, ठीक है। या फिर अगर मैं जो है ये वाला ही, अगर मैं ये वाला राइजिंग एज पकड़ लेता, मान लो ये वाला राइजिंग एज पकड़ा और ये वाला फॉलिंग एज पकड़ा, इन दोनों के बीच में 11 - 10 अगेन 1 सेकेंड, तो बेसिकली 1 - 0 या फिर 11 - 10 कुछ भी करो, आना है 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली टाइम बिटवीन आर ई यानी कि राइजिंग एज एंड एफ ई, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछ सकता है वो है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड बताओ एक वेव का। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इधर डायग्राम क्लियर करके बताऊं, तो एक सेकंड, पूरा ही हो गया। अब नेक्स्ट है कि मुझे कोई पूछ ले रहा है, मुझे बताओ जरा इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड है बेसिकली एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। जैसे कि यहाँ पे मान लो जो है वेव हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइम इक्वल टू जीरो पे, तो ये वेव ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया और फिर ऐसा गया। अब इस वेव में अगर देखा जाए तो फिर ये वाला जो पैटर्न है ये एक वेव का पैटर्न है, ये वाला पैटर्न दूसरी बार रिपीट कब स्टार्ट हो रहा है, रिपीट होना 10 पे स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मुझे इधर देखने को मिल रहा है कि जो मेरा वेव है, अरे यार, तो मेरा वेव है वो जीरो से लेकर के 10 तक में मेंटेन रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगे समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो क्या है, वो है जीरो से लेकर 10 यानी 10 सेकेंड्स। इसको निकालने का क्या तरीका है, सिंपल सी बात है कि किसी भी राइजिंग एज से दूसरे राइजिंग एज तक का टाइम निकाल लो, या फिर किसी भी फॉलिंग एज से फॉलिंग एज तक का टाइम निकाल लो। जैसे कि यहाँ पर राइजिंग एज, पहला राइजिंग एज जो है हमारे 10 जीरो पे आ रहा है और दूसरा राइजिंग एज हमारे 10 पे आ रहा है, तो जीरो 10 - 0 कर लो 10 सेकंड आ जाएगा। या फिर किसी भी फॉलिंग एज से फॉलिंग एज, यानी कि फॉलिंग एज हमारा है 11 पे और एक है फॉलिंग एज हमारा 1 पे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वो भी 10 सेकंड है। तो इसमें से हम लोग इस तरह से हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो कभी भी अगर कोई पल्स विथ पूछे तो एक राइजिंग एज और इमीडिएटली उसके नेक्स्ट फॉलिंग एज के बीच का डिस्टेंस निकालो। टाइम पीरियड पूछे तो राइजिंग एज से राइजिंग एज का या फिर फॉलिंग एज से फॉलिंग एज तक का टाइम निकाल लो। अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करना है, तो बेसिकली पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है, 1 से डिवाइड कर देना है, 1 बाय टाइम पीरियड कर देना है। यहाँ पे टाइम पीरियड हमने 10 कैलकुलेट किया है, तो 1/10 करेंगे तो जीरो जो है 0.1 हर्ट्ज के बराबर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, खत्म। अब कोई पूछे ड्यूटी साइकिल क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल जो है इसका अपने आप में अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन अभी के लिए अगर फर्स्ट फॉर्मूला वाइज समझें तो ड्यूटी साइकिल होता है पल्स विथ बाय टाइम पीरियड। पल्स विथ पहले निकालना, टाइम पीरियड पहले निकालना, डिवाइड कर देना और इंटू 100 कर देना। तो 1/10, पल्स विथ था हमारा 1 सेकेंड, टाइम पीरियड था हमारा 10, तो 1/10 इंटू 100 आ जाएगा 10% के बराबर, तो ड्यूटी साइकिल है 10%। ड्यूटी साइकिल अगर सिंपल शब्द में समझाया जाए तो वो होता है बेसिकली आउट ऑफ द टोटल टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारा सिग्नल हाई पे था, वो हमें बताता है ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ बेस, अब तो बेसिकली जो पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो इस टाइप का होगा कि एक वेव फॉर्म दे दिया जाएगा और उसके बारे में कुछ 4-5 बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि पल्स विड्थ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूटी साइकिल क्या है। फटाफट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पल्स विड्थ निकालने के लिए क्या करना है, राइजिंग एज और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट फॉलिंग एज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए राइजिंग एज से दूसरा राइजिंग एज या फिर एक फॉलिंग एज से दूसरा फॉलिंग एज। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/टाइम पीरियड, ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए पल्स विड्थ बाय टाइम पीरियड। ओके, दैट्स इट। फिर जो टाइप 2 का क्वेश्चन आ सकता है इस केस में वो है बेसिकली
कि हमको जो है डिटेल्स दे दिया होगा और हमको पूछेगा वेव फॉर्म बना दो। जैसे कि हमारा जो असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन है, मेरे लैपटॉप की अगर स्क्रीन पे देखना तो यहाँ पर होगा, हाँ एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट विद अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज एंड अ डेटा रेट ऑफ 100 एमबीपीएस, ड्रॉ द क्लॉक वेव फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो मुझे बोल रहा है कि मेरा जो क्लॉक है, ठीक है, एक सेकंड, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज के बराबर है। ठीक है। और जो डेटा रेट है वो क्या है, 100 एमबीपीएस के बराबर है। ठीक है। अब जरा फटाफट एक चीज़ मैं समझा दूँ कि जो है, देखो, जब कभी हमको वेव फॉर्म बनाने के लिए बोलेगा, स्पेशली उस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें डिटेल्स दिया हुआ है और वेव फॉर्म पूछा है, तो ये वेव फॉर्म जब पूछ रहा है तो दो तरह के वेव फॉर्म पूछ सकता है। एक तो हमारा टाइमिंग डायग्राम वाला वेव फॉर्म, जो हमें जैसे कि ऊपर वाला जो हमें दिया गया था, ये वाला एग्जाम्पल में हमें जो दिया गया था वो था टाइमिंग डायग्राम वेव फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट यानी कि जो है 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ऐसा ऐसा टाइप चल रहा है। तो इसमें टाइमिंग में जो है कैसे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो है बेसिकली विथ टाइम में ऑसिलेट कैसे करेगा वो हमें बताना रहता है। लेकिन जो डेटा ये जो है बेसिकली टाइमिंग वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म दो तरह के होते हैं, वेव फॉर्म दो तरह का होता है। एक होता है टाइमिंग वेव फॉर्म, एक होता है डेटा वेव फॉर्म। ठीक है। जो हमारा जनरली जो वेव फॉर्म हम लोग देखते हैं वो टाइमिंग वेव फॉर्म होते हैं, यानी कि उनके एक्स एक्सेस पर टाइम रहता है और वाई एक्सेस पे वेव का एम्पलीट्यूड रहता है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे करते हुए चलता है। लेकिन जो डेटा है, जो डेटा हमारा वेव फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सेस पे तो हमारा हमारा टाइम होता है, लेकिन जो है हमारे वाई एक्सेस पे 0 या फिर 1 होता है। इन द सेंस कि मान लो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका जो ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि जिस स्पीड से वो डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, वो मान लो जो है क्या है, 1 बीपीएस है, यानी कि 1 बिट पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड में वो या तो एक जीरो जीरो सेंड कर सकता है, फिर एक 1 सेंड कर सकता है, कोई भी एक बिट सेंड कर सकता है। इन दैट केस जो हमारा डेटा टेबल और मान लो हमको जो डेटा सेंड करना है मान लो वो है 00101। इन दैट केस हमारा टेबल कुछ इस तरह, हमारा जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह बनेगा। 0, ठीक है, एक सेकंड तक, फिर दूसरे सेकंड में दूसरा 0 जाएगा, फिर 1, ऊपर गया ग्राफ, तीसरे सेकंड में 1 पहुंचेगा, फिर 4, फिर गया इसमें में 0, फिर गया 1, नीचे 1 लगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 1, तो इधर हो गया 5 कंप्लीट। ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा वेव फॉर्म बना। अब हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि डेटा वेव फॉर्म जो है जब 0 रहता है तब नीचे रहता है, और जब 1 होता है तभी ऊपर जाता है। लेकिन जो हमारा टाइमिंग डायग्राम होता है वो जनरली एक पीरियोडिक तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, पीरियोडिक तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है, उसमें उसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो अभी हम मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी है हमारे घड़ी की, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज। तो मुझे उसका टाइमिंग डायग्राम बना करके देना है। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम ऑफकोर्स बना के करके देना है, तो मुझे पता है कि भाई साहब हमारा जो ग्राफ है, बेसिकली हम जो वेव फॉर्म का जो ग्राफ बनाएंगे उसमें एक्स एक्सेस पे क्या रहता है, टाइम रहता है। लेकिन हमें इधर टाइम दे रखा है क्या, हमें टाइम या फिर टाइम पीरियड दे रखा है क्या, हमको टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग टाइम पीरियड निकलवा सकते हैं? हाँ, निकलवा सकते हैं। हमें पता है कि एक्स एक्सिस में लगेगा टाइम पीरियड, लेकिन टाइम पीरियड हमें दे नहीं रखा, हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम उसमें से टाइम पीरियड निकलवा सकते हैं क्या? तो हाँ, ऑफकोर्स निकलवा सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो बेसिकली टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 100 होता है 10 टू द पावर 2, मेगा होता है 10 टू द पावर 6,
तो 100 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 10 टू द पावर 8 मेगाहर्ट्ज़, सॉरी 100 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 10 टू द पावर 8 मेगाहर्ट्ज़। अगर 10 टू द पावर 8 मेगाहर्ट्ज़ है, सॉरी मेगाहर्ट्ज़ क्यों बोल रहा हूँ, हर्ट्ज़, ठीक है, 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज़, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 10 टू द पावर, एक सेकंड में यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर जो है ये 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज़ है, यानी कि जो है टी हमारा क्या है, टी है हमारा 1/10 टू द पावर 8, यानी कि 10 टू द पावर -8 सेकंड, या फिर ऐसा कह लें 10 नैनो सेकंड्स। तो बेसिकली एक ऑसिलेशन को पूरा होने में, इस वेव की एक ऑसिलेशन को पूरा होने में 10 नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है। तो मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स मुझे अगर डायग्राम बनाना है इसका, टाइमिंग डायग्राम, तो मैं ऐसे बना दूंगा कि वेव मेरा स्टार्ट हुआ 0 से, ऐसे गया 1 कंप्लीट किया, 1 कंप्लीट करके वापस दूसरे वेव का जब 0 स्टार्ट हुआ तब तक 10 सेकंड्स कंप्लीट हो गए थे। फिर वापस 0 से 1, 1 से 0, और वापस जब दूसरी बार 1 स्टार्ट होना था 20 सेकंड्स हो गए थे। फिर 20 से मतलब 0 से 1, 1 से 0 वापस आके जब दूसरी बार 0 से 1 होना था तब 30 सेकंड हो गए, एंड सो ऑन। हम ऐसा ग्राफ थोड़ा सा बना करके छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसने मुझे पूछ रखा था कि मान लो डेटा रेट जो है, तो डेटा रेट है यानी कि डेटा के ट्रांसमिशन का रेट है, अगर वो 100 एमबीपीएस है और मुझे जो डेटा सेंड करना है वो है 01101, तो फिर मुझे इसका डायग्राम बना करके दो। तो बेसिकली मैं भी अभी भी वही करूँगा, पहले सबसे पहले चेक करूँगा डेटा रेट क्या है। डेटा रेट है 100 एमबीपीएस यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6 बीपीएस, या फिर ऐसे कहे 10 टू द पावर 8 बीपीएस, यानी कि 10 टू द पावर 8 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से जो है डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर तो इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक बिट को ट्रांसमिट होने में जो है 1/10 टू द पावर 8 टाइम लगेगा, यानी कि ऐसा भी मैं समझ सकता हूँ कि एक बिट को ट्रांसमिट होने में 10 नैनो सेकेंड लगेगा। जी हाँ, इसका मतलब जो है अगर मुझे डेटा सेंड करना है 01101, तो 0 से 0 को जो है बिट नंबर 0 को सेंड करने में, एक सेकंड, बिट नंबर 0 को सेंड करने में 0 से 10 समय लगेगा। फिर 1 को सेंड करने में 10 से 20 लगेगा, 1 को फिर सेंड करने में 20 से 30 लगेगा, 30 से 40 लगेगा मेरे को वापस 1 को एक बार सेंड करने में, फिर 40 से 50 लगेगा 0 सेंड करने में, 50 से 60 लगेगा वापस 1 सेंड करने में। तो बेसिकली पूरा डेटा चला गया, और हमें यहाँ पे जो है बस थोड़ा सा पार्टीशन हमने बना के दिखा दिया ताकि पता चले कि हाँ ये भाई दूसरा 1 है, दूसरा 1, ठीक है। क्या समझ में आया डेटा वेव फॉर्म और टाइमिंग डायग्राम के बीच में क्या डिफरेंस होता है और बनाते कैसे हैं? एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अगर कर लिए जाए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट के अंदर इतना ही था, इतना मैं अभी के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी कि बेसिकली वेव बेस पे या फिर जो सिग्नल थ्योरी के बेस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर। ये बहुत ही फेवरेट टाइप क्वेश्चन हो सकता है, जनरली कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है, कई बार थोड़े बहुत लॉजिकल रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में तो ऑफकोर्स पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट्स में है उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। पहली बात, एक्सोर जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, और एक्सनोर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो जो है यहाँ पर हमने जो है 1 1 1 0 0 1
0 ऐसा करके बहुत सारे नंबर हमने ऐसे दे रखे हैं, उनके बीच में मान लो हमने एक्सॉर 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 लगा रखा है, ठीक है, सबके बीच में ऐसे एक्सॉर एक्सॉर ही डाल रखा है मैंने। तो जो फाइनल आउटपुट होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा वो 1 होगा। अगर नंबर ऑफ वंस जो है इसमें जितने सारे वंस हैं अगर वो ऑड है तो फिर 1 हो जाएगा, और जो है नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है और एक्सॉर गेट लगाया गया है तो आउटपुट 1 होगा। अगर मान लो नंबर ऑफ वंस इवन है और एक्स नॉर गेट लगा है तब आउटपुट 1 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वंस इवन है और एक्सॉर गेट लगा है तो आउटपुट ऑड होगा, आई मीन आउटपुट 0 होगा। और अगर नंबर ऑफ वंस इवन अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है और एक्सनॉर गेट लगा है तब भी आउटपुट 0 होगा, ठीक है। इसीलिए एक्सनॉर को हम लोग नंबर जो है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर बोलते हैं और एक्सनॉर को हम लोग इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, मान लो जो है नंबर ऑफ वंस अगर 0 है तो एक्सनॉर की वैल्यू 0 रहती है, एक्सनॉर की वैल्यू 1 रहती है। अगर नंबर ऑफ वंस 1 है तो एक्सॉर की वैल्यू 1 रहती है, एक्सनॉर की वैल्यू 0 रहती है, 2 है तो 0 है, 1 है, 3 है तो 1 0 1 4 0 1, ऐसा करके हम लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो जीरोस और 1 नहीं दे रखे, अगर तो मान लो जो है वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मान लो जो है ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए ऐसे करते करते करके एन बार दे रखा है, अगर एन इवन है और बीच में लगा है तुम्हारा एक्सॉर गेट तो रिजल्ट 0 होगा। अगर एन ऑड है तो रिजल्ट ए होगा। अगर ए एक्सनॉर एक्स ए एक्सनॉर ए ऐसे करते करते एन टाइम्स लिखा है और अगर एन इवन है इस केस में रिजल्ट तुम्हारा 1 होगा, और अगर एन ऑड है तो रिजल्ट तुम्हारा ए ही होगा, ठीक। एग्जाम्पल थोड़ा सा बुक जो है असाइनमेंट वगैरह में देख लेते हैं फटाफट और क्वेश्चन डन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ ए जो है इसमें क्या है, जो है 4 ए है तो इवन है, तो ऑफकोर्स क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे मेरे पास इवन है तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए। यहाँ पे हमने देख रखा है कि अगर ए जो है यहाँ पे एन बार रिपीट हो रहा है और एन यहाँ पे इवन है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन यहाँ पे 4 है तो ऑफकोर्स एन इवन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, खत्म। अगर बिट बी में देखें, बिट बी में अगर देखते हैं तो एक सेकेंड, ठीक है, बिट बी में अगर हम देखें तो ए ए ए ए ए और ए कितने हो गए, 6 ए हैं, 6 हैं। अगेन एन की वैल्यू इवन है तो ऑफकोर्स रिजल्ट वापस 0 हो जाता है, ठीक है। अगर बिट सी देखें तो हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 3 ही ए हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ एज ऑड है इसीलिए हम लोग जो है इसकी वैल्यू सीधा क्या दे सकते हैं, हम लोग सीधा इसकी वैल्यू दे सकते हैं ए, ठीक है, 1 नहीं ए, ओके। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिट डी में ए 5 है, 5 ए हैं तो ऑफकोर्स आउटपुट हमारा आ जाएगा ए। अब बिट ई में ऐसा कि 100 टाइम्स ए है, लेकिन हमें पता है कि 100 जो है एन है, जो एन इक्वल टू 100 है, यहाँ पे 100 क्योंकि इवन है तो जाहिर सी बात है हमारा जो है वैल्यू हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। बिट 4 देखते हैं, बिट 4 क्या कह रहा है कि 0 0 0 0, 4 0 हैं और यहाँ पे एक्सॉर गेट की बात हो रही है। एक्सॉर हमें पता है कि क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है 0 है, 1 जो है एक बार भी नहीं आया है तो नंबर ऑफ वंस क्या है 0 है, और 0 हमें पता है कि इवन नंबर होता है तो यहाँ पे जो एक्सॉर का गेट का आउटपुट आएगा वो आएगा 0 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0। अगेन नंबर ऑफ वन यहाँ पे 0 है और क्योंकि नंबर ऑफ वन यहाँ पे 0 है और 0 इवन है देयरफॉर यहाँ पे भी अगेन आउटपुट आएगा 0। बिट नंबर सी पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1, 3 1 है और क्योंकि नंबर ऑफ वन यहाँ पे 3 है और 3 एक ऑड नंबर है देयरफॉर एक्सॉर की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे बिट डी में 4 1 है तो ऑफकोर्स आउटपुट आएगा 0। बिट ई में अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक 1 है, 2 1 है, 3 1 है, तो यहाँ पर टोटल क्योंकि 3 1 है तो ऑफकोर्स एक्सॉर का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 1 जो है कंसिस्ट एक के बाद एक कंटिन्यूसली लगे हुए ऐसा जरूरी नहीं है, अगर पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी 1 है हमें बस वो सब काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि बिट एफ में अगर हम देखें तो बिट एफ में जो है 1 2 3 और 4 है, क्योंकि 4 1 है तो ऑफकोर्स जो है नंबर ऑफ वंस इवन है, अगेन हमारा वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बिट 5 चेक करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक्सनॉर गेट्स के अंदर चर्चा हो रही है। अब एक्सनॉर गेट के अंदर क्योंकि चर्चा हो रही है तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एक्सनॉर जो है इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 1 1 1, 3 1 है तो जाहिर सी बात है कि इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है तो आउटपुट आएगा 0। बिट बी में 4 1 है तो आउटपुट आएगा 1।
बिट सी में एक भी वन नहीं है, और क्योंकि जो है इसका मतलब नंबर ऑफ वन जो है वो जीरो है, और क्योंकि जीरो इवन नंबर होता है तो ऑफकोर्स आउटपुट आएगा वन। बिट डी में भी वही हाल है। बिट टू बिट ई में देखें तो नंबर ऑफ वन है टू, अगेन टू इवन होता है इसीलिए आउटपुट आ जाएगा वन। यहाँ पर बिट एफ में देखें तो नंबर ऑफ वन है यहाँ पे तीन, और यहाँ पर तीन क्योंकि एक और नंबर होता है तो आउटपुट आएगा जीरो। ठीक, सिंपल, मतलब ये सब देखते ही कर देने वाला क्वेश्चन है। बिट ए अगर देखें, जैसे कि अगर कोई बोले कि ए एक्स नॉर ए, हाँ अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर भी हमें पता है कि भाई साहब अगर हमको पूछा है ए एक्स नॉर ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एज क्या है, हमारे पास इवन है, और अगर ए नंबर जो है हमारे पास इवन है तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमेशा वन के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे क्या, अगर एन इवन होता है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, हमेशा वन के बराबर होता है, सिंपल। अब अगर कोई पूछ ले कि ए एक्स नॉर जीरो, ठीक है, अगर ए एक्स नॉट जीरो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अब क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर ए एक्स नॉट जीरो पूछा जाए, अब तक इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे या तो वो प्योरली जीरो वन के टर्म्स में था, अगर जीरो वन के टर्म्स में तो कैसे हैंडल करना है वो हमने देख लिया। अगर सिर्फ ए इन सब के टर्म्स में है, ए एक्सॉर ए या फिर ए एक्स नॉर ए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास तब आ गई है जब हमारे पास दो एक साथ मैच हो गए, यानी कि ए एक्सॉर जो है एक्स नॉर जीरो टाइप का फॉर्मेट में डाल दिया, तब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो है हम देखेंगे कि या तो देखो भाई ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, जीरो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। अगर ए जीरो होता तो जीरो एक्स नॉट जीरो क्या होता, हमें पता है वन, और अगर ए वन होता तो फिर वन एक्स नॉट जीरो होता है हमारा जीरो। यानी कि मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर ए जीरो होता तो आउटपुट वन आता, अगर ए वन आता तो आउटपुट जीरो होता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए, यहाँ पे बेसिकली हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है ए बार। ठीक है, तो बिट बी की वैल्यू हो जाएगी ए बार। और ए एक्सॉर, अगर मैं ए एक्सॉर वन करूँ तो उसी हिसाब से मेरे पास आउटपुट आएगा ए। अगर मैं ए जो है डॉट एक्सॉर करूँ, हाँ अगर मैं ए, अब अगर जो है ये समझ में नहीं आया हो कि ए एक्स नॉर वन, ए जो है ए के बराबर कैसे हुआ, तो फिर से ऐसे ही सोच लो कि अगर ए जीरो, ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, वन तो वन ही रहेगा। अगर ए जीरो है तो जीरो एक्स नॉर वन हमें पता है कि जीरो आता है, और अगर ए वन है तो वन एक्स नॉर वन हमें पता है कि वन आता है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ए जो है उसका फाइनल आउटपुट भी वही है, तो इसीलिए क्योंकि दोनों ए ही फाइनल आउटपुट के बराबर है इसलिए हमने दे दिया फाइनल आंसर ए। अगर ए एक्स, बेसिकली अगर ए एक्स नॉर ए बार करना है तो हमें तो पता है आपको हमें तो आउटपुट जीरो ही आएगा, बिकॉज एक्स नॉर जो होता है बेसिकली जब दोनों वैल्यू सेम होते हैं तभी वन देता है ना, तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ए और ए बार कभी भी सेम नहीं हो सकते। बिट ई अगर देखें, जैसे कि बिट ई में वो कह रहा है हमसे कि ए क्या बोल रहा है हमें, ए एक्स नॉर बी अगर हमारे सी के बराबर है तो ए एक्स नॉर सी की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स नॉर सी की जगह पे सिंपल सा ला करके यहाँ पे ए एक्स नॉर सी में सी को हटा करके ए एक्स और बी डाल देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, आई मीन ए एक्स नॉर बी डाल देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। पहले ब्रैकेट में ए एक्स नॉर ए सॉल्व करेंगे, ए एक्स नॉर ए हमें पता है कि वन के बराबर होता है, एंड वन एक्स नॉर बी हमेशा अगेन बी के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर आ गया बी। ठीक है, उसी हिसाब से एफ जी एच कैलकुलेट करने में मुझे लगता नहीं कोई बहुत डिफिकल्टी आनी चाहिए। अब बिट नंबर 7 में y इज एक्सॉर गेट कॉल्ड एन ऑड नंबर ऑफ वन जनरेटर, हमें पता है, और एक्सनॉर गेट को हम लोग जो है इवन नंबर ऑफ वन जनरेटर क्यों बोलते हैं ये भी हमें क्लियरली पता है, तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, बिट नंबर 8 देख लेना। बिट नंबर 8 में जो पहला बिट है ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए एक्सॉर बी, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिकली जो है जो नंबर्स हैं या फिर जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो है थोड़ा सा बस इधर उधर शफल कर देना है। हमें क्या करना है, ए एक्सॉर बी लिखा है, हम क्या करेंगे दो ए को पास ले आएंगे, बी को पास ले आएंगे। हमें पता है कि ए एक्सॉर ए की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी और बी एक्सॉर बी की वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी, और जीरो एक्सॉर जीरो हमेशा जीरो के बराबर होता है, तो आंसर खत्म। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी, अगेन उस हिसाब से करेंगे आंसर सी आएगा। उसी हिसाब से सी सॉल्व किया जा सकता है, डी ई एफ जी एच ये सब आराम से खुद आराम से सॉल्व करके देखना, ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर
8 तक खत्म होता है। यहाँ तक का क्वेश्चन का पार्ट ऑलमोस्ट ईज़ी सा है एंड ऑलमोस्ट इंट्यूटिव है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अगर इतना थोड़ा समझने में इसको डिफ़िकल्टी आ रहा है तो बाद में पूछ सकते हो कि क्या कहाँ पे क्या डाउट है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट है और मतलब ये वाला पार्ट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई एल्गोरिथमिक नहीं है, सिंपल सी बातें हो रही हैं। तो कोई डाउट है तो पूछ लेना और मेजरली बस प्रैक्टिस करने से काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई मेड इट क्लियर। थैंक यू।